मैम कहाँ पे? What is happening, man? आई डोंट नो सौरभ, कभी क्लास बहुत प्रॉपर चलती है और कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऑनलाइन भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअली। Prevent loss of information due to some unforeseen incident. Even if data is lost, most of it can be recovered. It is always important to discover the threat as soon as possible, enabling monitoring to detect threats and यस, तो टाइम टू टाइम हमें अपने सिस्टम को प्रॉपर चेक करना चाहिए थ्रू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके सिस्टम पे कहीं कोई वायरस अटैक तो नहीं हुआ। counteractive measure for repeat incidents. An example could be account getting locked after incorrect password tests, debit card blocked after entering incorrect PIN. Is performance lost? यस, पिन आप जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आपको भी पता है कि उसमें लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि आप उसमें 2 या 3 टाइम्स ही एंटर कर सकते हैं पासवर्ड। अगर आप इससे ज़्यादा उसमें पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है, आपका वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी मेजरमेंट है कि जिसका होगा डेबिट कार्ड एक्चुअली उसको याद होगा अपना पासवर्ड, बट अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज कर रहे हैं डेट मींस कि उसको पासवर्ड नहीं पता और वो उसमें अपने मन से कोई भी पासवर्ड यूज कर रहा है। तो ये भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको रखा है कि आप 2-3 टाइम्स उसको यूज करिए, अदरवाइज आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। हेलो। सौरभ भाई, आप पहले से ज्वाइन करे हुए हो क्या? मतलब आपने इससे पहले क्लासेस की हैं क्या? मेरा फर्स्ट टाइम है यार। इसी तरीके से होता है क्या हमेशा? आज जो मतलब ये जो कट रहा है जो साउंड, हाँ हाँ, यही सर। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है इससे पहले। तो आप फर्स्ट टाइम से मतलब फर्स्ट क्लास से हो क्या इसमें? Yes. जी Now यस। I changed my device. Just check it कि आप प्रॉपर हमारी क्लास हो जाए तो हमें प्रॉब्लम्स ना आए। सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द
physical security threat. So just wait. I'm sharing my screen. कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं कुछ पूछना हो तो आप वहीं पे पूछ लीजिएगा। मैं कंटिन्यू बोलती चली जाऊं, उससे अच्छा है कि मैंने इसीलिए कुछ स्पेशली वीडियोस हम लोगों ने देखी है कि जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इजी भी है समझना। तो जस्ट वेट। मैम ये अटैचमेंट कहाँ पे है, ये टॉपिक को क्या? समझना हमारे लिए फिर बोरिंग नहीं हो जाता। जस्ट टॉपिक कौन सी अटैचमेंट? मैं अटैच कर रही हूँ। जस्ट okay, now my screen is visible. नो मैम। My screen is not visible. नो मैम। नो मैम। Yes, Yogendra. यस मैम। Why it is not visible? वी डोंट नो Okay, मैम। अब आ गई थी स्क्रीन और मैंने फिर बंद कर दी। आप लोगों ने No, कहा ma'am. नो मैम, तो मैंने फिर वो शेयरिंग ही हटा दी। जस्ट वेट। यस मैम, अभी आ रहा है। मैम अभी देख रही हूँ। ओके, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आई थिंक इसके अंदर ही है आपके। अदरवाइज वही मैंने कहा कि मैं स्क्रीन तो हमेशा शेयर करती हूँ, वो बड़ी इजीली बड़े आराम से शेयर भी हो जाती है स्क्रीन। सो जस्ट मैम वेट गूगल फॉर मीट में प्रॉब्लम है। 1 नो or 2 मैम, नहीं हुआ मिनट्स, है। क्योंकि अभी मैंने शेयर किया। हाँ, गूगल मीट में प्रॉब्लम है। हाँ मैम मैम, आगे आ अभी गया। आया, नाउ अभी माय आया। स्क्रीन इज विजिबल। सो नेक्स्ट इज अवर, हाँ जी, फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, Well, network systems aren't the only way that sensitive information can be stolen or used against an organization. Physical security must be implemented correctly to prevent attackers from gaining physical access and taking what they want. If you need to leave your device unattended, secure them. Secure your area before leaving it. हाँ जी। ऑफिस में अगर हम काम करते हैं और हम अगर सपोज अपने सिस्टम को ऑन छोड़ के जा रहे हैं, हमें लगता है कि अभी हम 2 मिनट में वापस भी आ जाएंगे, कोई नहीं छेड़ता मेरे सिस्टम को, बट ऐसा नहीं है। आप अगर अपने सिस्टम को किसी भी वजह से छोड़ के जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन रखना चाहिए। अपने सिस्टम को हमेशा लॉग ऑफ करके जाना चाहिए। शट डाउन नहीं बोला, शट डाउन मीन्स हो गया प्रॉपर बंद करना। हम शट डाउन नहीं कर रहे, हम उसे लॉग ऑफ कर रहे हैं। लॉग ऑफ में क्या होता है कि वो आपसे पासवर्ड मांगता है एक्सेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सिस्टम को। ठीक है, आपका इवन डेस्कटॉप भी नहीं दिखता उसमें। तो हमेशा जब भी आपको लगता है कि आप 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए भी अपने सिस्टम से अलग हो रहे हैं, आप हमेशा अपने सिस्टम पे एक पासवर्ड प्रोटेक्शन रखिए, सिक्योर करके रखिए, ताकि कोई पीछे से आपकी फाइल्स को टच ना करे। Of drawers, close and lock windows. Never share your access code, card or key
And don't hold secure doors open for people you don't know. Be sure. यस, अपने कार्ड्स, अपने कोड्स या अपने पासवर्ड्स हमें कभी किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। कई बार हम मजाक में भी बोल देते हैं कि अरे ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो कई बार अपने पासवर्ड इसी नंबर से रख लेता हूँ। तो इस टाइप के भी वर्ड्स हमको यूज नहीं करने। Sure to lock up equipment and sensitive material before you leave them unattended. Shoulder surfing is using direct observation techniques, such as looking over someone's shoulder to get information. It is an effective way to get प्रिवेंट शोल्डरिंग सर्फिंग मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग अपने पिन डाल रहे होते हैं या आप पासवर्ड डालते हैं, आपके साथ में जो पर्सन खड़ा है वो भी कई बार चुपचाप देख रहा होता है। आपको लगता है कि वो कहीं और आपकी बात या आपके पासवर्ड्स को लीक नहीं करेगा, बट कई बार ऐसा नहीं होता। हम किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो हमेशा हमें अपने पासवर्ड्स को, प्रोटेक्शन को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। information in crowded places because it's relatively easy to stand next to someone and watch as they fill out a form, enter a PIN number at an ATM, or use a calling card at a public payphone. To prevent shoulder surfing, experts recommend that you shield paperwork or your keypad from view by using your body or cupping your hand. Physically secure laptop computers and mobile devices at all times. Keep them with you or lock them up securely before you step away, even. हम लोग नॉर्मली अगर घर में अपने मोबाइल फोन्स यूज करते हैं तो हम उससे लॉक नहीं करते, कि हमें पता है कि हम अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं। बट अगर आप कहीं जॉब पर्पस से जा रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस पर हैं, आप अपने फोन को मोस्टली हम यूज कर रहे हैं, या आप कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप अपने फोन को देते हैं, तो मोस्टली आप अपने फोन को लॉक करके रखें ताकि आपका जो डाटा है, आप अपने इवन एप्स को भी हम सिक्योर रखते हैं, हम उसमें भी पासवर्ड डाल दें ताकि हम लोग जब भी कोई ऐप हमारा यूज करें तो उसके लिए वो पासवर्ड पूछे, अगर पासवर्ड ना पता हो तो हमारा वो ऐप ऑन ही ना हो। For just a second. And make sure they are locked to or in something permanent. Don't leave mobile devices unattended in public places. Be especially careful with portable devices, such as laptop computers, mobile phones, memory sticks, CDs, DVDs, floppy disks. These items are extra vulnerable to theft or loss. कॉमन सी चीज है कि आप इसको अगर पब्लिक प्लेस पे छोड़ देंगे तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, कोई भी इसको उठा के चला जाएगा, मिसप्लेस हो सकता है। If you find a random USB device lying around, give it to the IT support team. The IT department can find the owner without putting the system in danger. Enable remote wipe. Some devices can be set to be erased remotely or to erase themselves if the password or PIN is entered incorrectly too many times. Consider turning these on to protect information in the case of theft or loss. Be sure to back up your device regularly if you enable these features. अपने डिवाइस का बैकअप हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है हमारा डिवाइस तो इवन हमारे पास हमारा डाटा सेफ रहेगा, चाहे आप मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं या हम अपने पीसी की बात करते हैं। तो जब भी आप अगर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो हमेशा उसके लिए एक बैकअप अपना तैयार रखिए। अगर इन फ्यूचर हमसे कहीं कोई लॉस हो जाता है तो आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन सेव है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने किया भी था क्लाउड स्टोरेज, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि क्लाउड स्टोरेज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखने। गूगल आपको एक छोटी सी पेन ड्राइव प्रोवाइड कर रहा है, गूगल ड्राइव। आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस सबको स्कैन करके आप गूगल क्लाउड में सेव करके रख दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको चाहिए आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकें। आपको अपने साथ कैरी करने की जरूरत ही नहीं। Password protect all of your devices. Use a complex password and set the device to lock after a short period of inactivity. Sensitive documents must never be disposed of in the waste paper basket.
Also, don't forget, if you print a document, you should always pick up the printouts. कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर आपको डस्टबिन में नहीं थ्रो करना, आप उसे प्रॉपर टीयर करिए, प्रॉपर फाड़ के आप उसे डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन डस्टबिन से भी कहीं से भी जा सकती है। इवन वो कह रहे हैं कि अगर आपने प्रिंट कमांड दी है तो टाइमली आप प्रिंटर से अपना पेपर ले लीजिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो। Sometimes an attacker might look through your trash, hoping to discover useful information that may allow access to your network. An attacker may try to gain access by pretending to be an employee, visitor, or service personnel. Follow a clean desk policy. Following a clean desk policy will help us reduce the risk of information theft, fraud, or a security breach caused by sensitive information being left in plain view. Lost your device? Report lost or stolen devices directly to your IT department and notify your supervisor. अगर आपसे कहीं पे भी आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डिवाइस या आपके ऑफिस से रिलेटेड लैपटॉप है, अगर आपको प्रोवाइड होता है और आपसे वो खो जाता है, तो आपको उसी टाइम अपने IT डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करिए कि हाँ, मुझसे मेरा लैपटॉप कहीं मिसप्लेस हो गया, या आपका जो भी सुपरवाइजर है, जो भी आपके ऊपर है सर, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है, देन आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे? पुलिस स्टेशन। या आपसे आपका इम्पोर्टेंट डिवाइस जो है या उसमें क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके लॉस हो गए। For phones, notify your cellular carrier. See if they can deactivate the device. Change all passwords stored or used on the device, including the email, Dropbox, banking, etc. Notify credit card companies and banks if you use the device for shopping or banking. Try to track its location if possible. Try remote wipe if sensitive information, password or credit cards were stored. They all are your physical security awareness. Thanks for watching. Should you have questions, do ask your colleagues. चलिए, तो अब हमारा फिजिकल सिक्योरिटी जो अब हमारी बुक में हमें दिया था टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, तो अभी हमने फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेड अपना कंप्लीट करा है। नाउ नेक्स्ट इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? कुछ तो पढ़ा होगा बुक में से, आपको हमेशा हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़कर आया करो। हाँ जी क्लास, क्या हुआ बेटा? मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपके पास? फिर से सो गए ना सारे? Am I audible? My voice is clear? Yes, ma'am. यस मैम। फिर कहाँ चले जाते हो बेटा? बीच बीच में से कहाँ गायब हो जाते हो? सब सो जाते हो क्या? लंच टाइम चल रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, मुझे बता दिया करो। एक्चुअली मुझे सिर्फ यही लगता है कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, कहीं वापस कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो गई। तो अब हम जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए। वो आपका शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। These attacks accomplish this by flooding the target with traffic or sending machine or network. Just Fishing and farming, adware, and last one is eavesdropping. So let us start with denial of service.
A denial of service attack is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended user. अगर आप मशीन में काम कर रहे हैं या हाँ जी, सो नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग टॉपिक हमने पढ़ा था। आपका अगर पूरा नेटवर्क ही अगर हम बंद कर दें, आज भी आई थिंक आपका 10 to 12 नेटवर्क सिक्योरिटी से, नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें आपने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अगर आपके पूरे नेटवर्क पे अटैक होता है तो क्या होगा? आपके सारे सिस्टम बंद हो जाएगा, योर एंटायर कंप्यूटर्स आर शट डाउन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम कहाँ पे कौन से पॉइंट्स आते हैं, अब हम वो चीज मेन पढ़ रहे हैं। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, अचानक वो आपका शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। DDoS attacks accomplish this by flooding the target with traffic or sending in information that triggers a crash. अचानक क्रैश हो जाएगा आपका सिस्टम, या आपका कुछ भी आपको मैसेज दे सकता है कि वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, तो अचानक आपका सिस्टम शट डाउन हो सकता है, दैट इज DOS। हाँ जी, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक मींस आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अचानक आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आपके सारा डाटा लॉस हो जाता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स हमने कई बार न्यूज में पढ़ी है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हो गया और वो पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो था, पूरा डाटा आपका लॉस हो गया। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में इस टाइप की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो उस टाइप का जो अटैक होता है, जो हैकिंग सिस्टम हम बोलते हैं, या आपका एक अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर्स के अंदर एक्सेस करते हैं और आपके डाटा को डिलीट कर देते हैं। A denial of service attack occurs when legitimate users are unable to access. Of course, आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप लीगल उसके यूजर्स हैं, डिवाइसेस और अदर किसी भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क रिसोर्स पे वर्क कर रहे हैं, ड्यू टू एक्शंस ऑफ malicious cyber threat actor DOS attack. It can cost an organization both time and money while their resources and services are inaccessible. तो आप इस समय काम नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम में, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो भी आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आपकी मनी और टाइम बोथ आर वेस्टेड अगर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपके सिस्टम में आ गया है। क्यों होती है हैकिंग? क्यों करते हैं लोग हैक? किसी भी सिस्टम को हैक करना, या अगर चलो हैकिंग तो फिर भी एक होता है कि आप कोई और पर्सन उसको यूज कर रहा है, बट ये जैसे DOS ने बताया कि आपका पूरा सिस्टम ही वो डिलीट कर देते, इसलिए करते हैं। एनी आइडिया? क्लास कहाँ गए इम्पोर्टेंट सारे? इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो वो सिंपली हैकिंग में भी ले सकते हैं, हैक करा उन्होंने सिस्टम और वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से यूज कर सकते हैं। बट जब वो लोग आपकी डाटा को, पूरे सिस्टम को ही डैमेज कर देते हैं, दैट इज जस्ट फॉर फन। इससे उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन हाँ दूसरा जो पर्सन है जिसका पूरा सिस्टम उन्होंने डैमेज कर दिया, जस्ट उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो सारा डाटा दोबारा से एक्सेस करेगा, दोबारा से उसको स्टैब्लिश करेगा, अमाउंट, उसके पैसे सारे वेस्ट हो गए। इट इज डन जस्ट फॉर फन। सिर्फ मजे के लिए लोग यही काम करते हैं कि भाई हमने आज उसका डाटा सारा डिलीट कर दिया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमारे नेटवर्किंग में जो हमारी नेक्स्ट थ्रेट आप लोग यूज करते हैं, दैट इज मालवेयर। Second type is malware. Malware typically consists of code developed by cyber attackers designed to cause extensive damage to data and systems or to gain unauthorized access to a network. आपके नेटवर्क के अंदर वो घुस जाता है और डैमेज कर देता है आपके डेटा को, दैट इज malware. It is intrusive software that is designed to damage and destroy computers and computer systems. ये intrusion आपके यानी सिस्टम में घुस जाता है, आपके सॉफ्टवेयर में घुस जाता है और आपके डेटा वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। It's a contraction for malicious software. Examples of common malware includes viruses, worms,
ट्रोजन वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर, ये उसी के ही डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ जी, वायरस कैसे आते हैं हमारे सिस्टम पे? बहुत सारे तरीके हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने से। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके। अनऑथराइज्ड को एक्सेस हम कर रहे हैं, और इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया आपने तो भी हमारे पास वायरस आ जाती है कई बार, यस मैम, उसमें एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। है ना? हाँ, और Yes, पेन ड्राइव, हम किसी की अगर आप किसी और पेन ड्राइव सिस्टम वगैरह की यूज कर यूज सकते हैं। करते हैं विदाउट एक्सेस, आप उसको चेक भी नहीं करते एंटीवायरस से, और आपने उसमें पेन ड्राइव लगाई अपने सिस्टम पे और फाइल्स कॉपी कर ली, तो भी हमारे सिस्टम पे वायरसेस आते हैं। ओके, चलो इतनी तो नॉलेज है मेरे यस यस। जो आगे हम अभी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज computer virus. Computer virus is a type of computer program that when executed replicates, मतलब अपने आप को उसका डबल वो करता रहता है by modifying other computer programs and inserting its own code. That is virus. वायरस क्या है? वायरस इज क्या है? कीड़ा है कोई जो हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है। व्हाट इज अ वायरस? Virus is like creating extra files. It is जो हमारे फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है कंप्यूटर पे, उसको Virus disrupt is a करता है। computer it is program like a basically, program. which is Yes, which is basically it is a computer program. Very good. तो वायरस एक्चुअली एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, हमारी फाइल्स को डैमेज करता है, हमारे बूट सेक्टर को डैमेज करता है। और एंटीवायरस, एंटीवायरस फिर क्या है? ma'am, it's a program which is basically doing trying to let's say fight the malicious code or the malicious virus that we have. So it's done to हाँ जी, mitigate एक्चुअली the impact एंटीवायरस, of the virus. We can say that. गुड। तो एंटीवायरस एक्चुअली आपकी इन्हीं वायरस की फाइल्स को रिप्लेस करता है विद द सेम नेम, बट एक फाइल आपके सिस्टम को डैमेज करती है और जो दूसरी फाइल है वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। सेम नाम की फाइल्स, अगर सपोज मैं अपने नाम से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर पे सेव करती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं सेम नाम की फाइल अपने कंप्यूटर पे सेव कर रही हूँ, तो मेरी फर्स्ट फाइल का क्या होता है? रिप्लेस हो जाती है बाय सेकंड फाइल। तो सेम ऐसे ही वायरस जो होता है, एंटीवायरस आपके वायरस वाली फाइल्स का ही सेम नाम होता है, बट वायरस में आपकी फाइल को डैमेज करने के प्रोग्राम्स होते हैं और एंटीवायरस में उसको प्रोटेक्ट करने के प्रोग्राम्स। In order for a virus to infect your computer, you have to run the infected program. अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपका वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं करता कंप्यूटर को अनलेस आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं, which in turn causes the virus code to be executed. उसके अंदर जो वायरस का कोड होता है, आपने रन किया प्रोग्राम, उसका अटैच्ड है और वायरस का कोड रन होता है, तो इस तरह से वो इन्फेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर को। This means that a virus can remain dormant on your computer without showing major signs or symptoms. आपको कोई सिम्टम या साइंस नहीं दिखाई देंगे उसके ऊपर अपने सिस्टम में। However, once the virus infects your computer, the virus can infect other computers on the same network. अगर आपका नेटवर्किंग में आपका सिस्टम है तो आपके बाकी के कंप्यूटर जो है नेटवर्किंग के अंदर वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये करता क्या है? स्टीलिंग पासवर्ड्स और डेटा, लॉगिंग कीस्ट्रोक्स, करप्टिंग फाइल्स, स्पैमिंग योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स एटसेट्रा। कंप्यूटर वॉर्म एक नया टाइप का आपका ये हमारी बुक में एक्चुअली हमने ये सारी चीजें दी हैं, ठीक है, तो इसलिए हम डिटेल, मैंने आपको सिंपल बुक में से स्टडी करवाऊँ, आपको सिंपल मैं बोलती जाऊँ, तो उससे अच्छा है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन हम प्रैक्टिकली करके देखें कि क्या है ये चीजें। आपको अब ये ग्रीन कलर का कीड़ा नहीं होता एक्चुअली वॉर्म, ये भी आपका प्रोग्राम ही। ये वायरस है। कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ।
फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, अपनी अपनी कॉपी बनाकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है. इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन. आपके कुछ क्लिक करने की, रन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रेप्लिकेट करता रहता है अपने आप को. And it does not need to attach itself to a software program in order to cause damage. और ये किसी ऐसा नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से किसी से अटैच होगा. सिस्टम में आ जाता है तो अपने आप वो रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है. If you suspect your devices are infected with a computer worm, अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में कंप्यूटर वर्म आ गया है, रन अ वायरस स्कैन इमीडिएटली. आपको मालूम है बहुत तरह के नॉर्टन एंटीवायरस या एवीजी या बहुत तरीके के एंटीवायरस आ रहे हैं आपके सामने सॉफ्टवेयर. आप किसी को भी रन करिए बिना देखिए. Even if the scan comes up negative, अगर नेगेटिव भी आता है, कुछ वायरस कुछ भी फाउंड नहीं हुआ है, continue to be proactive by following these steps. आपको लेकिन एक्टिव रहना है. नंबर 1, keep an eye on your hard drive space. When bombs repeatedly replicate themselves, जब वो replicate करते हैं, they start to use up free space on your computer. आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. हाँ जी, वर्म मीन्स इनमें एक फाइल में एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को डुप्लीकेट करता है. अगर आज एक फाइल है देन 2 हो जाएगी, 2 की 4 की 8, 2 के बाद 3 नहीं होती, डबल मल्टीप्लाई करता है एक्सेल. तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है वायरस का, कि वायरस की क्वालिटी ये है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट करता चला जाता है. प्लस आपको लगता है कि मेरे सिस्टम में अगर वायरस है तो मैंने जो फाइल अपनी पेन ड्राइव में ली है उसमें वायरस नहीं जाएगा, बट ऐसा नहीं है. ये ऑटोमेटिकली आपके फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है. और जब आप वो पेन ड्राइव किसी और सिस्टम पे लगाते हैं तो वो वायरस दूसरे सिस्टम पर भी चला जाता है. तो अगर आपको लगता है कि आपके एंटीवायरस में आपने वायरस चेक करा है बट आपको नहीं मिला कोई भी वायरस, तब भी वो कह रहे हैं कि आप अपने सिस्टम्स का ध्यान रखते रहिए. आप अपने हार्ड डिस्क की स्पेस चेक करिए कि वो स्पेस जो है वो अननेसेसरी फुल ना होती जा रही हो. आपने तो कोई फाइल क्रिएट नहीं करी, आपने कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करा, बट आपकी स्पेस जो है वो कंटिन्यूसली फिल हो रही है. ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं वायरस से. to keep an eye on your computer hard drive space, कि उसकी मेमोरी कम तो नहीं हो रही है. सेकंड, मॉनिटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस. हैज योर कंप्यूटर सीम्ड अ लिटिल स्लगिश लेटली? ऐसा हो रहा है कि आपका स्लगिश फील हो रहा है अभी कुछ टाइम से. आर सम ऑफ योर प्रोग्राम्स क्रैशिंग और नॉट रनिंग प्रॉपर्ली? That could be a red flag. एक आपके लिए इंटीमेशन है आपके लिए that a worm is eating up your processing power. आपका कुछ भी प्रोग्राम जल्दी से रन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, या प्रोग्राम आपका चलते चलते क्रैश हो जाता है, तो it means something is there. मींस आपके उसमें worm आ गया है. Be on the lookout for missing or new files. One function of computer worm is to delete and replace files on a computer. आपकी कुछ फाइल्स. हाँ जी, sluggish means क्या मतलब हुआ स्लगिश का? मैम स्लो, वेरी स्लो हो जाता है. राइट, हाँ, स्लो हो जाता है. अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर कुछ स्लो हो गया है, स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि वायरस है. स्लो होने का मतलब होता है कई बार हमारी रैम में डस्ट चली जाती है तो भी सिस्टम स्लो होता है. कई बार हम बहुत हैवी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारी रैम प्रॉपर काम नहीं करती, तो भी हमारा सिस्टम स्लो होता है. तो जब भी आपका सिस्टम स्लो हो उसका मतलब ये नहीं है कि वायरस ही है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं स्लो होने के, बट हाँ उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है. ठीक है, मिसिंग भी हो सकती हैं, रिप्लेस हो जाए या डिलीट हो जाए, पंप का काम है. नेक्स्ट इज ट्रोजन. A Trojan horse or Trojan is a type of malicious code or software that looks legitimate. आपको लीगल दिखाई देगा, उसमें गलत कुछ नहीं लगेगा आपको, it doesn't seem wrong, but can take control of your computer. A Trojan is designed to damage, disrupt, steal, or in general inflict some other harmful action on your data or network. आपके डेटा के ऊपर या नेटवर्किंग के ऊपर कुछ भी वो गलत इफेक्ट डाल सकता है, कुछ भी डैमेज कर सकता है, कुछ भी चुरा सकता है. A Trojan acts like a bona fide application or file to trick you. आपको ट्रिक करता है, आपको मालूम ही नहीं सकता, आपको लगता है वो bona fide है, लीगल है,
You might think you have received an email from someone you know. इसका एग्जांपल है, अगर आपको ईमेल मिलता है, आप सोचते हैं लगता है मुझे कोई नोन पर्सन ने भेजा है, and click on what looks like a legitimate attachment, but you have been fooled. आपके साथ ट्रिक हुई है. The email is from a cyber criminal and the file you clicked on and downloaded and opened has gone on to install malware on your device. When you execute the program, the malware can spread to other files and damage your computer. हाँ जी, ईमेल्स के साथ तो बहुत बार ऐसा होता है. हमें अनऑथराइज्ड हमें पर्सन से ईमेल आती है जिसको हम जानते भी नहीं कि आपको जो है ये फाइल आपकी है और आपको इतना अमाउंट मिलेगा प्राइस में, आप अपना इंफॉर्मेशन इसमें फिल कर दीजिए. कई बार इस टाइप की फाइल्स आती है, तो भी आप अगर उसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं या डाउनलोड करते हैं उस फाइल को, तो उसके साथ भी वायरस हमारे पास आ जाता है. ये तो एक बहुत कॉमन है कि ईमेल के थ्रू वायरस आना. आप लोगों ने कभी ईमेल चेक करी? कभी आती है इस टाइप की ईमेल जिसको आप जानते भी नहीं? हाँ मैम, देखा है. आप कहीं कोई फॉर्म फिल, बहुत बार आती है Yes. इस टाइप की फाइल्स हमारे पास. बहुत आती है, बहुत आती है तो मैम. करेंगे प्रोग्राम को तो आपकी बाकी की फाइल्स या कंप्यूटर को भी डैमेज कर सकता है ट्रोज. देखने में हार्मफुल नहीं लगता, लेकिन आपको भी फूल करता है. नेक्स्ट इज ज़ॉम्बी एंड बॉटनेट. ज़ॉम्बी देखिए क्या होता है. इट्स अ कंप्यूटर दैट रिमोट अटैकर हैज एक्सेस्ड एंड सेट अप टू फॉरवर्ड ट्रांसमिशंस इंक्लूडिंग स्पैम एंड वायरसेस टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. और बॉटनेट, शॉर्ट फॉर रॉबर्ट network, it's a network of computers infected by malware that are under the control of a single attacking party known as a bot. Zombie क्या है? A computer connected to a network that has been compromised by a hacker, a virus or a trojan. A botnet, cyber criminals use botnets to instigate botnet attacks, which include malicious activities such as credential leaks. आपके जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, कुछ भी क्रेडेंशियल आपके लीकिंग कर देते हैं, एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट एंड डीडोस अटैक्स. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. Spyware is unwanted software that infiltrates your computer devices, stealing your internet usage data and sensitive information. आपकी जो sensitive खास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टील कर सकता है और आपका डेटा का यूसेज भी कर सकता है. It's a malicious software designed to enter your computer device, gather data about you and forward it to a third party without your consent. आपको बिना पूछे आपका जो डेटा है आगे पास ऑन कर देता है. Spyware can also refer to legitimate software that monitors your data for commercial purposes like advertising. जी, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास ऑलरेडी बुक होगी, आपने देखा भी होगा. हमारे पास बुक में ये सारी इंफॉर्मेशन दी है. पेज नंबर बताऊं या आपको पता है पेज नंबर सारे बच्चों को? चलिए, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. मैं अभी पेज नंबर भी मैं एक मिनट देख कर मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे आपकी बुक में सारी चीजें आपको दी हुई हैं. एक बार जब आप लोग खुद भी अपनी बुक खोल के रीड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. To find the sensitive information of users by the means of electronic communication illegally. And farming क्या है? पहले मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए फिर मैं स्टार्ट करती वो It's a more advanced technique to get users credentials by making effort to enter users into the website. उसी का ही ये सारे ही थोड़े से वेरिएशन है वायरस के, या वर्म कह सकते हैं, मैलवेयर कह सकते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स डिफरेंस है. विषय में क्या है? It's a type of fraud in which an attacker tricks the victims into providing personal information by email or message. और फार्मिंग में क्या होता है? It's a scam and seeks to obtain personal and private information through domain spoofing. Next is adware. Adware or advertising supported software is ad से advertisement है. It's a software that displays unwanted
एडवर्टाइजमेंट्स ऑन योर कंप्यूटर। आप देखिए आपको मेल के अंदर भी आपको बहुत सारे मेल्स आते हैं, आपने अगर एक बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ सर्च किया तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रिजॉर्ट से रिलेटेड जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एड्स आनी शुरू हो जाती है। एडमिन यूजेस द ब्राउजर टू कलेक्ट योर वेब ब्राउजिंग। ये चीज तो हमने यूट्यूब और फेसबुक पे भी आपने देखी होगी। आपको लगता है कि आपने अपने आपके फेसबुक अकाउंट को आपने एक्सेस करा है तो कोई और उसको यूज नहीं देख रहा कि आप क्या क्या चीजें उस पर यूज कर रहे हैं। बट आप अगर किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं आपको उसी से रिलेटेड सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है। इवन यूट्यूब पे भी यही है सेम चीज कि अगर आप यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो आप सर्च करते हो उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है। हिस्ट्री in order to target advertisements that seem tailored to your interest। जो आपके इंटरेस्ट की थी, जो आपकी हिस्ट्री में आपने जो भी सर्च किया था उसको वो कलेक्ट कर लेता है आपके वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री से। Common examples of advert include pop-up ads on websites and advertisements that are displayed by software. Oftentimes, software and other applications offer free versions that come bundled with advert. Next is eavesdropping network attack. An eavesdropping attack, also known as a sniffing or snooping attack, is a theft of information as it is transmitted over a network by a computer, smartphone or another connected device। यानी नेटवर्किंग इसके अंदर जरूरी है और वो आगे से आगे वो आपको अटैक करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देता है। Eavesdropping is commonly applied to discover the contents of confidential communication. In particular, eavesdropping is often used to intercept personal। किसी ने आपकी बात सुन ली, आपका ओवरहियर किया या आपने पासवर्ड कुछ टाइप किया तो उन्होंने कैच कर लिया कि आपने क्या पासवर्ड टाइप किया है। It is used to personal communication, email or instant messages or authentication credentials. When applied to the telephone network, eavesdropping is called wiretapping। wiretapping कहते हैं किसी की बात। हाँ जी, तो हमने फिजिकल हमने पढ़ लिए, क्या हमारे पास सिक्योरिटी पास होनी चाहिए। फिर हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड सिक्योरिटीज हमने पढ़ी है। आपकी बुक में ये सारी दी हुई है। आई थिंक यूनिट 2 हमें जो दिया है उसमें इन्होंने वॉर्म और ट्रोजन ये सारे आपको डिटेल्स दिया हुआ है क्या होते हैं। एक बार जब आप लोग बुक ओपन करेंगे, आप बुक में से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप मुझसे पूछ लेना। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी थ्रेट। Just wait, I'm sharing my screen. Okay, software security threats. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी थ्रेड में एक्चुअली आपकी बुक में जो दिया है वो इन्होंने प्रॉपर वायरस का ही दिया है कि वायरस कैसे आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो हम लोग को सारी डिटेल हम एक बार देख लेते हैं। वायरस तो अभी हमने पढ़ ही रहे थे वायरस के बारे में, बट इतना डिटेल स्टडी नहीं था। जस्ट वेट। स्क्रीन आपके पास 2 मिनट्स में अभी शेयर हो जाएगी। हाँ जी, टाइप्स ऑफ वायरसेस।
सबसे पहले हमारे पास है बूट सेक्टर वायरस। नाउ बूट सेक्टर वायरस क्या है? ये हमारे बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। नाउ देखो, व्हाट इज बूटिंग? हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तब मैंने बताया था। व्हाट इज बूटिंग? It is the process by which the operating system is loaded in the memory of the computer. वेरी गुड। स्टार्टिंग प्रोसेस, जब आप सीपीयू स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस, वहां से लेकर आपका जो डेस्कटॉप तक का टाइम पीरियड होता है, जो हम 2 मिनट्स वेट करते हैं कि हमारा डेस्कटॉप हमें दिखेगा तब हम स्टार्ट करेंगे काम करना। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है, लोडिंग होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। और एक ऐसा वायरस जो हमारे उस बूटिंग सेक्टर को ही अगर डैमेज कर देता है, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। दैट इज बूट सेक्टर वायरस। सबसे ज्यादा हार्मफुल वायरस है, क्योंकि आपका अगर सिस्टम ऑन नहीं होगा तो आप एंटीवायरस भी नहीं चला सकते। अदरवाइज हम बाकी वायरस में तो ऑप्शन होता है कि आप एंटीवायरस रन कर ली, बट अगर बूट सेक्टर वायरस हमारे कंप्यूटर पे आ जाता है तो सिस्टम आपका एक तरह से दोबारा ही रीइंस्टॉल होगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी इस वायरस की? पहले हम फ्लॉपी डिस्क को यूज करते थे मेन मेमोरी की तरह, सारा डेटा वहां स्टोर करते थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसने सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट करना शुरू किया था, इन्फेक्ट करना शुरू किया था। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव हम यूज करने लगे। नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव में जो बूट सेक्टर होता है, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, जब हम लोड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके बूट सेक्टर में होती है। तो ये क्या करता है? बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है, उसको करप्ट कर देता है। ओके, एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट्स इट गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम द बूट सेक्टर वायरस। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, हम लोड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। लोड कहाँ से करते हैं? बूट सेक्टर से। नाउ बूट सेक्टर करप्ट कर रखा है, इन्फेक्ट है, तो वहां से आपका पूरा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। जनरली ये आता कैसे है? यूएसबी ड्राइव से हमारे बूट सेक्टर में आता है। नाउ बूट सेक्टर वायरस को क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये था हमारा बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट इज फाइल वायरस। यूएसबी ड्राइव, दैट इज योर पेन ड्राइव मोस्टली, लेकिन वायरस एक्चुअली आते हैं हमारे पास इंटरनेट से ही है। जब आप इंटरनेट से कोई भी फाइल्स आप इंस्टॉल करते हैं या कोई भी गेम आप इंस्टॉल करते हैं तो भी हमारे पास बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। सबसे कॉमन वायरस है और मोस्टली कंप्यूटर्स में जो मिलता है, ये जनरली इन्फेक्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो आपकी .exe फाइल, .bat या .com, ये जो एक्सटेंशन की फाइल्स हैं, इनको ये वाला वायरस इन्फेक्ट करता है, फाइल वायरस। जैसे उस फाइल को, जो भी इन्फेक्टेड फाइल है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, वो वायरस हमारा एक्टिव हो जाएगा। नाउ सपोज से दिस इज माय फाइल। नाउ हो सकता है ये इस फाइल को पार्शियली इन्फेक्ट करे। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा पोर्शन फाइल के उसको इन्फेक्ट करे, या फिर ये भी हो सकता है पूरी की पूरी फाइल को ही इन्फेक्ट कर दे। सो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव मल्टी पार्टाइट वायरस। हमारे पास ये सारे वायरस एक्चुअली बुक में नहीं दिए हैं, बट हम लोग एग्जाम पर्पस से इसलिए डिटेल स्टडी कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है हमारे पास। तो उसमें हमें जो बुक में दिया है वो हमें सिर्फ वायरस की इंफॉर्मेशन दी है, बट हम लोग इसलिए डिटेल्ड पढ़ रहे हैं कि कभी किसी भी टाइप के वायरस के बारे में अगर आप एग्जाम्स में लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस सबसे बेकार वायरस जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारे सिस्टम पे आ गया तो आपका सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से रीलोड होगा। फाइल वायरस तो हम कॉमनली फाइल वायरस हम आते ही है हमारे पास। पेन ड्राइव में किसी फाइल में वायरस आ गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को
जब आप रन करते हैं, EXE फाइल्स होती हैं हमारे पास, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं, जब आपकी जो सॉफ्टवेयर वाली EXE फाइल्स होती हैं, जब आप रन करते हैं, या गेम्स जब आप डाउनलोड करते हैं, तो गेम में जब आप उसकी EXE रन करते हैं तो भी वो वायरस आपके सिस्टम पे आ जाए। नेक्स्ट इज मल्टीपार्टाइट। ना मल्टीपार्टाइट का मतलब है वो मल्टीपल वेज में इन्फेक्ट करता है। मल्टीपार्टाइट आपका बूट सेक्टर, जो भी हमने बूट सेक्टर वायरस किया था उसमें रीड किया था, बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल दोनों को इन्फेक्ट करता है। पीछे जो हमने बूट सेक्टर वायरस किया था वो सिर्फ बूट सेक्टर को अफेक्ट कर रहा था, जो हमने फाइल वायरस किया था वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट कर रहा था। ना मल्टीपार्टाइट दोनों को इन्फेक्ट करता है। ना सबसे पहले क्या करता है, ये आपकी प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करता है। ना ये क्या करता है, सपोज दिस इज माय प्रोग्राम फाइल, सबसे पहले इसको इन्फेक्ट किया फाइल को। जब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो रन होने के बाद जो भी आपका बूट सेक्टर जहां भी है उसको इन्फेक्ट कर देगा। बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर दिया। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, तो इन्फेक्टेड बूट सेक्टर से आपका पूरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज योर मल्टीपार्टाइट वायरस। So they infect program files, and when the infected file is executed, they infect the boot sector. पहले प्रोग्राम फाइल को करता है, देन बूट सेक्टर को करता है। अब बूट सेक्टर को कर दिया, जब हम कंप्यूटर को नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, बूट करेंगे, उससे हमारी पूरे कंप्यूटर की फाइल्स इन्फेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज मल्टीपार्टाइट वायरस। नेक्स्ट वी हैव पॉलीमॉर्फिक वायरस। ना पॉलीमॉर्फिक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी किया था कि थोड़ा सा वेरिएशन करना वायरस में, उसके वर्जन्स अलग अलग करना। ओके, let us say what is polymorphic virus. These viruses change their code each time an infected file is executed. देखो बेसिकली वायरस हमारा पीस ऑफ कोड है, कोडिंग की हुई है कुछ कुछ हमने। ना जैसे ही इन्फेक्टेड फाइल है जिसमें वायरस है, उसको एग्जीक्यूट किया, वो वायरस अपने कोड को खुद को चेंज कर लेता है और उसका एक नया वर्जन बन जाता है। ओके, दैट इज एक्चुअली कोरोना क्या है, वो भी एक वायरस ही है ना। हाँ जी क्लास, कोरोना एक्चुअली क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वायरस जो अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने कोड को चेंज कर रहा है। स्टार्टिंग में वो कुछ और था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के वायरस आ गए हैं। यही है कि कुछ और है? हाँ मैम। हाँ जी क्लास, है ना। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस जो हम पढ़ रहे हैं। चलो मैं शेयर करेंगे आपको स्क्रीन। जैसे नाम से क्लियर, पॉलीमॉर्फिक, जिसके अलग अलग वर्जन्स बन जाते हैं। ये अपने कोड को खुद चेंज करता है जब हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो वायरस। ना मैक्रो सब लोग कर चुके हो, MS ऑफिस में हम मैक्रोज यूज करते हैं, उसी से रिलेटेड है मैक्रो वायरस हमारा। मैक्रो वायरस ये इन्फेक्ट करता है मैक्रोज को। जो भी आपका डॉक्यूमेंट या डेटा फाइल है उसमें जो मैक्रोज आप यूज कर रहे हो उसको इन्फेक्ट कर देता है, उसमें चेंजेस कर देता है। सो जो आपके डॉक्यूमेंट में मैक्रोज है उनकी जगह ये वायरस एम्बेड हो जाता है। इट इज एम्बेडेड एज अ मैक्रो इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ जब भी यूजर इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, मैक्रो वायरस वहां से स्प्रेड हो जाएगा।
नाउ जनरली ये ट्रांसमिट होते हैं यूजिंग ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट में आते हैं ये वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस है जो पे ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आते हैं। दैट इज वाई गूगल ने आजकल जब भी आप जीमेल से फाइल को डाउनलोड करते हैं वहाँ पे वायरस स्कैनिंग का ऑप्शन डाल दिया है, जस्ट टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। अब ना देखो, मैक्रो वायरस हमेशा मैक्रोज को इन्फेक्ट करते हैं। सो इनका जो टारगेट है वो वाले एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर मैक्रोज होते हैं। जिन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स में मैक्रोज है ही नहीं, उसके अंदर मैक्रो वायरस नहीं आ सकता। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे कॉमन एग्जांपल है मैक्रो वायरस के मेलिसा एंड रिलैक्स। ये दोनों एग्जांपल्स हैं मैक्रो वायरसेस के। नेक्स्ट वी हैव स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ का मतलब है कि वो चुपचाप से आ गया, आपको पता भी नहीं चला, आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। ओके, these types of viruses use different kind of techniques to avoid detection. In fact, even your antivirus program cannot detect them. इसलिए उनको stealth virus बोलते हैं कि secretly आ गए हैं आपके सिस्टम में and not even you or your antivirus program can detect them. Okay? Now कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? मतलब वो ट्रिक करने की कोशिश करते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। ना आपके एंटीवायरस प्रोग्राम को लगता है कि ये आपके नॉर्मल फाइल्स हैं या नेसेसरी फाइल्स हैं, इसलिए वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये क्या करते हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच हो जाएंगे और उसमें जो हेडर फाइल है उसको इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि वो उस पोर्शन को छोड़ देगा और डायरेक्टली उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो दीज आर स्टेल्थ वायरस। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वेल वायरस। ओके, नेक्स्ट वी है वॉर्म। वैसे वॉर्म वायरस के जैसे ही सिमिलर होती है, सिमिलर टर्म है, बट टेक्निकली वो डिफरेंट होते हैं वायरस से। इट कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड लाइक अ वायरस। वायरस में हमने ये किया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी उनकी, बट इनको एक होस्ट की जरूरत नहीं है स्प्रेड होने के लिए ना। अगर आपको याद है वायरस जब हमने स्टैटिस्टिक्स की थी उसमें हमने किया था कि इनको एक होस्ट की जरूरत है टू रिजाइड, रेजिडेंट इट रिक्वायर्स अ होस्ट टू रिजाइड, राइट। वॉर्म्स को एक होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली भी आपके स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है वायरस एंड वॉर्म्स के बीच में। एग्जाम्पल है कोड रेड। ये हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था जो रियल लाइफ अटैक्स हैं जिसमें चाइनीज ने आपके पास कोड आता है। नाउ देखो, वॉर्म की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो बहुत बार रेप्लिकेट हो सकता है ना। कोड रेड जो वॉर्म था वो 9 आवर्स में, 9 घंटों में 2.5 लाख बार रेप्लिकेट हो गया था। तो यू कैन इमेजिन उसने कितने सारे सिस्टम्स को अफेक्ट किया है, इन्फेक्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव कैविटी वायरस। कैविटी हमें पता है, दांतों में कीड़ा लगना, कैविटी हो जाना, होल हो जाना, बेसिकली स्पेस बन जाता है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस फिलर। एक्चुअली हमारे कोर्स में इतना डिटेल्ड तो नहीं है वायरस के बारे में। कैविटी, हाँ, ईमेल वायरस हम जरूर पढ़ लेते हैं। ईमेल वायरस जो है दैट इज अटैचमेंट, जो हमारी ईमेल्स अटैचमेंट्स आती हैं उसके थ्रू वायरस आता है, और जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आपका वो वायरस आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है। नाउ ओवरराइट वायरस, ओके, चलिए, तो वायरस आपका जो है सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, उसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिया था वायरस। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्योरिटी थ्रेट है दैट इज पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट। हमारा ये लास्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। 4 टाइप्स की हमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट हमने फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जिसमें अभी हम लोग वायरस से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, जो सॉफ्टवेयर पे हमारे अटैक करते हैं डायरेक्ट। एंड देन लास्ट इज योर पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड सिक्योरिटी मीन्स क्या हो सकता है? पासवर्ड सिक्योरिटी नाम से क्या लग रहा है आपको?
कि मैम इसमें इस टाइप का कुछ हो सकता है? मैम पासवर्ड को प्रोटेक्ट रखना। पासवर्ड को प्रोटेक्ट रखना, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी को अपने पासवर्ड्स के बारे में ना बताएं, है ना? यही तरीका होता है पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने का। जी। और हम क्या रख सकते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी में? इवन जब आप लोग ईमेल यूज करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हम उसमें एक क्वेश्चन रखते हैं कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाए तो ये हमारा पर्सनल क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ हमें ही पता है। फॉरगेट पासवर्ड करने से क्या होता है, वो आपसे वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पूछता है। वो क्वेश्चन का आंसर आपको कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करना। आप लोगों ने भी फिल किया होगा जब ईमेल के लिए, या कभी नोटिस करना जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपसे वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज योर निक नेम, या व्हाट इज योर फर्स्ट पेट नेम। इस टाइप का हम एक पासवर्ड उसमें रख देते हैं, क्वेश्चन रख देते हैं जिसका आंसर हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही पता है, हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो भी एक हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेड है। पासवर्ड हम जब भी अपने रखते हैं, हम कभी भी कैपिटल में या अल्फाबेट्स में नहीं रखते, हम हमेशा कॉम्बिनेशंस में रखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स में भी हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि जो हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं उसमें हम कुछ कैरेक्टर को कैपिटल में रखें और कुछ को स्मॉल में। यानी आप अपने पासवर्ड को, सिंपल पासवर्ड को भी आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके पासवर्ड को समझ जाए कि हाँ इसने इस टाइप का पासवर्ड रखा है, तो भी उसको कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूजन हो जाए कि बीच में कौन से वर्ड्स ने कैपिटल रखे होंगे। तो कभी भी पासवर्ड जब भी हम रखते हैं तो हम कभी भी सिंपल पासवर्ड यूज नहीं करते, हमेशा हम उसमें अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन रखते हैं। पासवर्ड कभी भी किसी के साथ भी हम नहीं शेयर करते कि हमारा क्या पासवर्ड है। दैट इज योर पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेड। तो यही चीज है जो हमें पढ़नी है। नाउ जस्ट वेट। I am sharing my screen. You can actually view all the cyber attacks that are actually happening right now. Let me just give you a quick demonstration of how that looks like. Okay, so as you guys can see out here, these are all the places that are being compromised right now. The red parts actually show us the part that is being compromised, and आप भी अगर गूगल पे इस तरह का कुछ टाइप करके देखें तो आपको भी पता चलेगा कि एट प्रेजेंट जब आप क्लास ले रहे हैं उस वक्त कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। the yellow places actually show us from where it's being compromised from. Okay, as you guys can see now that someone from the Netherlands is actually attacking this place and someone from USA was attacking Mexico. It's a pretty interesting site and actually gives you a scale of how many cyber attacks are actually happening all the time in the world. Okay, now getting back, I think looking at all these types of cyber attacks, it's only necessary that we educate ourselves about all the types of cyber threats that we have. So
These are the 8 cyber threats that we're going to be discussing today. Firstly, we're going to start with malware. So, malware is an all-encompassing term for a variety of cyber attacks, including Trojans, viruses, and worms. Malware is simply defined as code with malicious intent that typically steals data or destroys something on the computer. The way malware goes about doing its damage can be helpful in categorizing what kind of malware you're dealing with. So let's discuss it. So first of all, viruses. Like their biological namesakes, viruses attach themselves to clean files and infect other clean files, and they can spread uncontrollably, damaging a system's core functionality and deleting or corrupting files. They usually appear as executable files that you might have downloaded from the internet. And there are also Trojans. Now, this kind of malware disguises itself as legitimate software or is included in legitimate software that can be tampered with. It tends to act discreetly and हम लोग एक्चुअली मालवेयर हम लोग कर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर हमें पासवर्ड रिलेटेड कहीं कुछ मिलता है तो हम वहीं रुक जाएंगे. जस्ट वेट. created a phishing website for harvesting Facebook credentials. I simply just took the source code of the Facebook login page and pasted it, and then made a backend code in PHP, which makes a log file of all the Facebook passwords that get actually entered onto the phishing page. Now, I've also sent an email as to make sure this looks legitimate, but this is only for spreading awareness, so please don't use this method for actually harvesting credentials. That's actually a very illegal thing to do. So let's get started. First of all, you'll go to your email and see that you'll get some email saying your Facebook credentials have been compromised. So when you open it, it looks pretty legit. Well, I haven't made it look all that legit. It should look legit, but the point out here is to actually make you aware of how this works. So as you guys can see, it says, "Dear client, we have strong reasons to believe that your credentials may have been compromised and might have been used by someone else. We have locked your Facebook account. Please click here to unlock. Sincerely, Facebook Associate Team." इस टाइप के मैसेजेस आपको ईमेल पे मिलते हैं. आपको लगता है कि पता नहीं क्यों मेरा फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया, आप फटाफट उस पे क्लिक हियर पे आप क्लिक कर देते हैं. So if we actually click here, we are actually redirected to a nice looking Facebook page, which is exactly how Facebook looks like when you're logging in. Now, suppose I were to actually log into my Facebook account, which I'll just use random ID, like this is an email @gmail.com, and let's put password as admin123. तो जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज ऑन होता है वो बिल्कुल फेसबुक पेज की तरह होता है, बट दिस इज नॉट एन एक्चुअल फेसबुक पेज. और आप जब उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, and we click login. Now, since my Facebook is actually already logged in, it'll just redirect to facebook.com and you might just see me logged in. But on a normal computer, it'll just redirect you to www.facebook.com, which should just show this site again. Okay, so once I click login out here, all that the backend code that I've written in PHP out here will do is that it's going to take all the parameters that I've entered into this website, that is my email address, and log file about it. So let's just hit login and see what happens. So as you guys can see, I've been redirected to the original Facebook page that is not meant for phishing, and on my system out here, I have a log file, and this log file will show exactly, as you can see, I've fished out the email address. This is an email @gmail.com, and it's also showed the password that is admin123. So अच्छा, इसी में एक चीज और है क्लास. हम लोग कई बार आपने नोटिस किया होगा, हमारे जब भी हम वेबसाइट्स ऑन करते हैं उसमें लिखा आता है HTTP, कई जगह लिखा होता है HTTPS. किसी को पता है क्या डिफरेंस है दोनों में? HTTP और कई बार लिखा होता है HTTPS. Ma'am, one is more secure than the other one. Yes. One uses a very old protocol, the other one uses some
relatively new protocol. हाँ जी, सिक्योर्ड मीन्स एस अगर लगा होता है HTTPS, दैट मीन्स कि आपकी जो वो साइट है वो आपकी सिक्योर्ड साइट है। अगर आप उस पे पैसों का लेन देन भी कर रहे हैं, आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी अगर सपोज आप उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो सिक्योर्ड है पेज। लेकिन अगर आप सिंपल HTTP यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाती, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली पासवर्ड अटैक हम लोग कर रहे थे, तो हम अपने पासवर्ड वाले टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था Passwords refers to various Ma'am, I features to have a discover computer passwords. This is usually accomplished by recovering. हाँ जी, Ma'am, I have a question. For example, if some site which looks like Facebook, for example, if they also have HTTPS, then what will happen? नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। अगर उस पे HTTPS आ रहा है, वैसे तो कभी नहीं आता, क्योंकि अगर गूगल क्रोम पे भी हम कई बार कोई भी साइट्स ऑन करते हैं और हमारे सिस्टम पे अगर हमने प्रॉपर एंटीवायरस दिया है, तो हमारे एंटीवायरस का काम ही यही होता है कि वो साइट्स ऑन ही नहीं करता जिस पे उसको लगता है कि वायरस है, पहली चीज। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर आपने HTTPS आ रहा है और फिर भी आप उस पे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं या आप कुछ मनी ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरफ से तो हमने चेक करा है कि वो सिक्योर्ड पेज है, तभी आप उस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट ऐसा कभी ये नहीं आता कि सिक्योर्ड पेज के ऊपर आपके में कभी ऐसा आए कि HTTPS हो और एक्चुअली वो अनसिक्योर्ड पेज निकले। कुछ प्रिकॉशंस तो गूगल भी ले लेता है हमारे साथ साथ। Recovering passwords from data stored in or transported from a computer system. Password cracking is done by either repeatedly guessing the password, usually through a computer algorithm in which the computer tries numerous combinations until the password is successfully discovered. Now, password attacks can be done for several reasons, but the most malicious reason is in order to gain unauthorized access to a computer with the computer's owner awareness not being in place. Now, this results in cybercrime, such as stealing passwords for the purpose of accessing bank information. Now, today, there are three common methods used to break into a password-protected system. The first is a brute force attack. A hacker uses a computer program or script to try to log in with possible password combinations, usually starting with the easiest to guess password. So just think, if a hacker has a company list, he or she can easily guess usernames. If even one of the users has a password 123, he will quickly be able to get in. The next are dictionary attacks. Now, a hacker uses a program or script to try to log in by cycling through the combinations of common words. In contrast, हम लोगों ने डिक्शनरी अटैक्स कई बार मूवीज पे भी देखे कि मूवीज में जब वो पासवर्ड क्रैक करते हैं तो वो अपनी डिक्शनरी में चेक करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये किन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो क्या पासवर्ड हो सकता है। कई बार हम लोग जब सीरियल्स और मूवीज देखते हैं तो आप उसमें कई बार अच्छी चीजें भी देखा करो, एंटरटेनमेंट की बजाय कई बार वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है। with brute force attacks where a large proportion key space is searched systematically, a dictionary attack tries only those possibilities which are most likely to succeed, typically derived from a list of words, for example, a dictionary. Generally, dictionary attacks succeed because most people have a tendency to choose passwords which are short or such as simple words found in the dictionaries or simple, easy predicted variations on words such as appending a digit or so. Now, the last kind of password attacks are used by keylogger attacks. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पासवर्ड अगर आप रख रहे हैं तो आप बहुत इजी मत रखिए। पासवर्ड इजी भी रखते हैं तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज करके। बिल्कुल सिंपल स्मॉल लेटर्स का ही सारा यूज मत करो, बहुत इजी पासवर्ड्स कभी नहीं रखने चाहिए। A hacker uses a program to track all of the user's keystrokes.
So at the end of the day, everything the user has typed, including the login IDs and passwords, have been recorded. A keylogger attack is different than brute force or dictionary attack in many ways, not the least of which the key logging program uses a malware that must first make it onto the user's device. And the keylogger attacks are also different because stronger passwords don't provide much protection against them, which is one reason that multi-factor authentication is becoming a must-have for all businesses and organizations. Now, the only way to stop yourself from getting killed in the whole password attack conundrum is by actually practicing the best practices that are being discussed in the whole industry about passwords. So basically, you should update your password regularly. You should use alphanumerics in your password, and you should never use Alphanumeric means alphabets और numbers का use करना. Time to time आप अपने password को change करते रहिए, same password मत रखो हर वक्त. Second, वो आपसे कह रहे हैं कि आप उसमें combinations में रखो, alphanumeric में रखो password को, capital में, small में, numbers में, alphabets में mix up करके रखिए. words that are actually in the dictionary. It's always advisable to use garbage words that make no sense for passwords, as they just increase your security. So moving on, we're going to discuss DDoS attacks. So what? चलो ये तो हम already देख चुके हैं DDoS वाले. तो मेन मुझे आपको एक्चुअली पासवर्ड प्रोटेक्शंस वाला शो करना था क्या होता है. हाँ जी, तो इंफॉर्मेशन वाला ही टॉपिक चल रहा है. नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारे पास क्या है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजरमेंट, जिसके अंदर हमारे पास जो इन्होंने दिया है एंक्रिप्शन. ओके चलिए, इट इज अवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1. आप लोग भी रीड कर लीजिएगा बाद में ये चैप्टर. ये आपका लास्ट टॉपिक है. बच्चों चैप्टर रीड करेंगे यूनिट 1. बहुत इजी है, जस्ट फॉर नॉलेज. आपको आपकी बुक में जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सिमेंटिक एन्क्रिप्शन और पब्लिक की एन्क्रिप्शन, ये आपको पेज नंबर 19 पर आपको दोनों में डिफरेंस बताया हुआ. एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग. Is an important part of computing. In order to keep your files secure and have secure communication, you need to use encryption. Encryption is the process of taking data and encoding it into a form that cannot be read by unauthorized people. There are two types of encryption schemes that are used. These are symmetric key and public key encryption. First of all, I will start with symmetric key, as this is the easiest to understand. Symmetric key encryption uses the same key to encrypt data as to decrypt data. This generally makes it faster than public key encryption. The problem with this method of encryption is in order for data to be decrypted, the key must be available. This causes two problems. The first problem is the key needs to be stored securely. If an attacker were to gain access to this key, they could decrypt any data that key was used to encrypt. It is common for symmetric keys to be stored in a safe place and only accessed when required. The next problem
हाँ जी, हम लोग हमने एक मैसेज पास करा हाउ आर यू, बहुत इजी मैसेज है, लेकिन अगर आप उसको एक अलग वे में, एनक्रिप्टेड वे में अगर आप सेंड कर रहे हैं, तो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा कि आपने क्या मैसेज शेयर करा है दूसरे को। दैट इज सिमेट्रिक। और जिसके पास वो मैसेज जाता है वो फिर उसको क्रैक करता है लैंग्वेज में, और फिर उसके पास एक प्रॉपर मैसेज जाता है। तो आप डायरेक्ट जो मेन पार्ट है आप उसको शेयर नहीं कर रहे, आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज में, कॉम्बिनेशंस में, अल्फाबेट्स नंबर्स के कॉम्बिनेशंस में आप शेयर कर रहे। ये मोस्टली बहुत पॉपुलर इस टाइप के मैसेजेस शेयर करना। Is if another party needs to decrypt the information. In order for this to occur, a secure channel needs to be used to transfer the key. For example, a common practice is for the key to be transferred using the telephone. Public key encryption uses two keys, a public and private key. To illustrate, imagine that two people want to communicate with each other. In between them is a third party that is trying to eavesdrop on their conversation. With traditional encryption that uses the same key, the problem is getting the key to the second party without the third party obtaining the key. With public key encryption, the public key is required to encrypt traffic, however, it does not need to be secured. If a third party were to obtain the public key, they would not be able to decrypt any data that was encrypted using it. In order to decrypt, नॉर्मली हम लोग ये पब्लिक की इंक्रिप्शन का बहुत यूज करते हैं कि हम जनरली जब कहीं पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हम कुछ सिक्योर्ड कुछ बात कर रहे होते हैं, तो हम बहुत घुमा फिरा के अपनी बात बोलते हैं, या हम किस बारे में बात कर रहे हैं कई बार उस पर्टिकुलर वर्ड का नाम नहीं लेते। तो मोस्टली हमें मालूम है कि हमें लोगों के बीच में बात कैसे करनी है। यही सेम चीज हम अपने कंप्यूटर्स को जब सिक्योर करते हैं, जब मैसेजेस शेयर करते हैं, तब भी हमें यही सेम चीजों का ध्यान रखना है। decrypt the data, you require the private key. The private key needs to be stored securely, but the advantage is the encryption can occur without the private key. This means the private key never needs to be transferred, and thus there is no chance that it can be intercepted by the third party. You may wonder exactly how a system like this can work. The mathematics behind it are complex and beyond the scope of this video, but I will give you a summary of how it works. When data is encrypted using the public key, it is done in a way where there is a large number of possible solutions available. In order to decrypt the data, you would need to test every single solution until you find the right one. Although possible, depending on how big the key is that is being used, the process could take 100 years. If you have the private key adds enough information to the puzzle so that there is only one solution. It is kind of like having a prize behind a series of numbered doors. If you know which door the prize is behind, it is easy to find the prize. Without this information, you are forced to try every door or choose one at random. Public key encryption is generally slower when compared to symmetric key encryption, and thus, even though it has advantages over symmetric key, you will find, for reasons of performance, symmetric key will be used instead of public key encryption. Like a lot of things in computing, it comes down to a trade-off between performance and security. In order to get a good mix of performance and security, it is possible to combine public key encryption with symmetric key encryption. In some cases, public key encryption is used to exchange keys, and symmetric key used to encrypt the data. The principle is that a strong algorithm with a large key should be used to encrypt the key. Public key encryption is very useful to perform key exchanges securely. Once the key exchange is performed, another encryption algorithm can be used. It's faster and uses a smaller key.
This could be another public key encryption algorithm or a symmetric key algorithm. The next use of public key encryption with symmetric keys is to protect the symmetric key. Encryption, like Windows file encryption, uses a symmetric key that is stored in the file. To protect the symmetric key, it is encrypted using a public key. This gives you a fast algorithm for encrypting files and keeps the key safe. Encryption systems like BitLocker use similar methods. This is why when you reformat a computer or delete a user, you may lose access to encrypted files. The new OS or user does not have the private keys that were associated with the user or OS that are required to access the symmetric key. For these reasons, symmetric key encryption is often used when performance is required. Public key encryption is used when you do not want to have decryption occur without the private key. You will find that some systems combine the two to give multiple users access. For example, Windows. आपकी बुक में वैसे दोनों के बारे में जो आपका मेन डिफरेंस है वो दिया हुआ है, आपकी बुक में ही है. File encryption uses Page a number combination 19. of both encryption types so that multiple users, including recovery users, can access the symmetric key. When multiple users require access, the symmetric key is simply encrypted multiple times with each of the public keys required. It should be pointed out that either method can meet the needs of data encryption and communication, but combining the two does give a good trade-off between performance and security. Thanks for watching this video from IT Free Training. हाँ जी, एक्चुअली अब हम लोगों ने अपना टॉपिक तो फिनिश कर लिया है. चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करें. बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? मैम आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ जी सॉरी. मैम फायरवॉल क्या है? व्हाट इज बताओ. फायरवॉल मैम? फायरवॉल सिस्टम बेटा वही है जो चीज आपकी एंटीवायरस है. हम लोग फायरवॉल सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर का स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स कि अगर आपने एंटीवायरस बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस आपने यूज करा हुआ है तो आपके सिस्टम पे वायरस आ ही नहीं सकता. दैट इज फायरवॉल सिस्टम. जो मैं आपको कई बार कहती हूँ कि लाइनेक्स में हमारे पास फायरवॉल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. लाइनेक्स का अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो लाइनेक्स पे सिस्टम जो है वो आपको अलग से एंटीवायरस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती. लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिन वेबसाइट्स पर उसको वायरस लगता है कि है वो वेबसाइट्स ऑन ही नहीं करता, वो पेज ऑन ही नहीं करता. इवन गूगल पे भी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जिस पेज पर वायरस होता है उस पे मैसेज आता है कि आप श्योर हैं कि आपको ये ऑन करना है, पेज या वेबसाइट ऑन करनी है. दैट इज फायरवॉल सिस्टम. ओके मैम. ये HK बेटा व्हाट्स योर नेम? HK मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था, अटेंडेंस में हम क्या नाम लग. व्हाट्स योर नेम? HK. फिर म्यूट हो गए बेटा, अनम्यूट बता दो अपना नाम. व्हाट्स योर नेम? हर्षिता. ओके. ठीक है. हाँ जी, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आई हैं? वायरस हमें समझ में आ गया कि वायरस एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. आज आपके सिस्टम पे अब कई बार पता है हम लोगों को इस टाइप के वायरस मिलते हैं कि 6 o'clock होते ही हमारे सिस्टम पे से एक बीप साउंड की आवाज आती है. बहुत टाइम तक तो हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली क्या है.
हम लोग बीच में तो हमें मजा आने लगा कि देखो 6 बजते ही हमारे सिस्टम से एक आवाज आएगी, बीप साउंड आएगा, लेकिन काफी टाइम बाद समझ में आया कि ये तो एक वायरस है एक्चुअली। फिर हमने अपने सिस्टम को रीबूट किया। कई बार जब वायरस आपके सिस्टम पे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। ईमेल्स हम लोगों ने चेक करा कि ईमेल्स के थ्रू जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपको मेल्स भेजता है तो आप वहां से कोई भी फाइल्स डाउनलोड नहीं करेंगे। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप उस मेल को डिलीट ही कर दीजिए, वो बेटर है कि आप उस मेल को ओपन करें और फिर आप उस फाइल को रीड करें, तो हो सकता है आपके सिस्टम पे वायरस आ जाए। और कोई इंफॉर्मेशन, आप लोग अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो? कभी कोई चीज आपकी हैक हुई है, फेसबुक अकाउंट, ईमेल अकाउंट? फेसबुक अकाउंट तो बहुत बार हैक होता है। आप कहते हो कि हम लॉगिन नहीं है लेकिन वो ऑन दिखाता है आपको। हैकर्स के लिए क्या चीज हैक करना ज्यादा इजी होता है, विंडोज और लाइनेक्स? मैम विंडोज। यस, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यूजर फ्रेंडली सिस्टम है और हैकर्स के लिए बहुत इजी होता है विंडोज को हैक करना। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वही फायरवॉल सिस्टम इसका बहुत अच्छा होता है लाइनेक्स का, आप इजीली उसको हैक नहीं कर सकते। जितने भी हार्डवेयर पर्सन्स हैं, आप कभी भी नोटिस करिएगा वो कभी अपने सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करते, वो हमेशा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और लाइनेक्स में भी मैंने आपको बताया था कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की तरह होता है। हम लोगों ने पढ़ा था उबंटू, भूल गए? यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उबंटू। उबंटू में आपका सेम लाइनेक्स विंडोज की तरह डेस्कटॉप होते हैं, आइकन्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट क्लास हमारी 4 o'clock है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप लोग अगर अपने सिस्टम से ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर से ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकल में, आप अगर मैं बोल्ड इटैलिक भी समझा रही हूँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं अगर, तो आप लोग अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। तो और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप पूछ लीजिए। वी हैव 5 minutes। मैम व्हाट इज द डिफरेंस या कोई बिटवीन, और अगर मैम एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उबुंटू, फेडोरा? देयर वाज दिस थिंग, आई वाज लुकिंग एट द मटेरियल, देयर वाज they gave about फेडोरा लिनक्स, कोई फर्क है क्या? they are all the part of Linux। नहीं, अनुभव मोस्टली जो है डिफरेंस वो इसके, जैसे आप कहोगे कि मैम अगर मैं विंडोज 10 ले रहा हूँ, मैं विंडोज 8 ले रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस है? सेम वही डिफरेंस है, वो तो बट ये एक्चुअली वर्जन्स का आपके डिफरेंस, Linux की पार्ट है। वर्जन्स का डिफरेंट है, थोड़े ऑप्शंस चेंज मिलेंगे आपको। दे ऑल पार्ट ऑफ लाइनेक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअली जो आजकल हमारा मोस्ट पॉपुलर जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम बात करते हैं लाइनेक्स की, तो उबंटू हमारा अभी में लेटेस्ट है।
ओके ठीक है। ओके ठीक है और सेम ऐसे विंडोज 10 के हमने जो लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन और उसके फीचर्स किए थे, विंडोज 10 तो अब सबके सिस्टम पे विंडोज 10 होगा आई थिंक। यस मैम आई थिंक सो नो मैम। अब तो विंडोज 7 तो हमारे पास से पूरी तरह से हट चुका है मार्केट से, तो अब हमारे पास विंडोज 10 है। तो हमने विंडोज 10 के फीचर्स किए थे लास्ट टाइम। थोड़ा सा बेटा बुक अपना डाउनलोड करके एक बार स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग, ताकि कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिले 4 o'clock माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। ओके मैम। ओके ओके जी, ओके, बाय बाय।